नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। और आज हमने जो विषय लिया है वो जयशंकर प्रसाद और कामायनी लिया है। हम जयशंकर प्रसाद के कृतित्व पर बात करते हुए कामायनी पर भी बात करेंगे और उसके पश्चात कामायनी के जो विविध सर्ग पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, कालांशों में उनकी व्याख्या और तथ्य उसकी जुटाने का प्रयास करेंगे। तो प्रसाद जो हैं साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं पर वो लेखनी चलाते हुए नजर आते हैं। वे छायावाद के तो श्रेष्ठ कवि हैं ही, वो नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में और प्रत्येक विधा में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए वे जान पड़ते हैं। वाराणसी के रहने वाले थे और उनके घर का वातावरण साहित्यिक सांस्कृतिक था। कहा जाता है कि 9 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिख ली थी। प्रसाद ने ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ किया था क्योंकि उस समय यदि हम देखा जाए तो जो साहित्य की जो भाषा है वो पद्य थी, पद्य में ब्रजभाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। तो जब हम देखते हैं भारतेंदु या द्विवेदी युग के जो कवि है वो प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखना प्रारंभ करते हैं। चित्राधार जो संकलन है उसमें 62 उनकी जो ब्रजभाषा की कविताएं जो हैं वो सामने आती हैं, जो कि पूर्व में चित्राधार नाम से हिंदी जगत के सामने आया और उसमें कुछ खड़ी बोली की कविताएं जो पहले ब्रजभाषा की कविताओं के साथ रखी गई थी, द्वितीय संस्करण में नहीं रखी गई और इस प्रकार चित्राधार को विशुद्ध ब्रजभाषा का काव्य वहां पर बना दिया गया। तो यदि उनकी रचनाओं को देखते हैं तो प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों ही रचनाएं उनकी काव्य क्षेत्र में नजर आती हैं। साहित्य में यदि देखें तो उर्वशी जो है पहला काव्य संकलन उनका 1909 में आता है, वनमिलन 1909 में आता है, प्रेम राज्य यदि देखें वो भी 1909 ईस्वी में ही सामने आता है। चित्राधार जो है वो महत्वपूर्ण संकलन है, 1918 ईस्वी में सामने आता है, जिसमें अन्य जो 3 संकलन हैं प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों ही, उसका संकलन चित्राधार शीर्षक से प्रकाशित होता है, जिसमें 10 रचनाओं का मूल संकलन है। लेकिन इसमें कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह भी इसमें समावेशित है। तो 10 रचनाओं में 3 काव्य संग्रह भी समाहित है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और जो बाद में परिवर्तित संस्करण हुए उसमें 10 रचनाओं का संकलन जोड़ा गया। तो यदि प्रबंधात्मक कृतियां देखें तो जो प्रेम राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, वनमिलन जो कि 1909 और 10 में क्रमशः 1909 में प्रकाशित होती है प्रेम राज्य, वनमिलन भी 1909 में, और जो अयोध्या का उद्धार है वो 1910 में प्रकाशित होता है। शोकोच्छ्वास जो है 1910 ईस्वी में आता है। तो ये प्रबंधात्मक कृतियों की श्रेणी में रखी जाती हैं। इसी तरह जो अन्य प्रबंधात्मक कृतियां हैं, प्रेम पथिक की यदि हम बात करें 1913 में आती है। महाराणा का महत्व जो कृति है 1914 ईस्वी में आती है। आंसू जो कृति है 1925 में आती है और कामायनी 1935 में सामने आती है। तो ये प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। कानन कुसुम का प्रकाशन 1913 में होता है, मुक्तक काव्य संकलन है, 40 कविताएं संकलित हैं इसमें। झरना 1918 में प्रकाशित होता है। झरना में भी प्रारंभ में केवल 25 कविताएं थी, जिसे आगे चलकर 55 कविताओं में बदल दिया गया और इसमें भावनाओं का अवश्य जो आवेग है वो दिखाई देता है। इस संग्रह में प्रसाद भाषा और शिल्प के प्रति सजग दिखाई देते हैं झरना को, और झरना में हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह स्वीकार किया गया है झरना को। तो
इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है, ये बात ध्यान रखें। प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद की जो प्रथम प्रयोगशाला के नाम से कौन सा काव्य संग्रह विख्यात है, तो झरना की बात वहां पर की जाती है। झरना काव्य संग्रह में जो प्रथम प्रभात जो कविता संकलित है वो प्रसाद की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। छायावादी शैली का प्रारंभ इसी संग्रह से है और कुछ कविताएं रहस्यवादी पद्धति पर भी रखी गई है। तो इसके कुछ तथ्य ध्यान रखें। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है। प्रथम प्रभात जो प्रथम छायावादी कविता थी वो इनकी मानी जाती है, इस संग्रह में प्रकाशित हुई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। झरना में प्रसाद की कविताओं का प्रवाह भी क्षिप्र गति से, तीव्र गति से नजर आता है, प्रवाहित होता हुआ। आंसू जो इनका काव्य है, प्रथम जो विरह प्रधान यदि देखा जाए तो स्मृति काव्य के रूप में ये नजर आता है। इसके प्रथम संस्करण में यदि देखा जाए तो 133 छंद थे, लेकिन जो संशोधित संस्करण आया उसमें 190 छंद हो गए। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, कालिदास के मेघदूत के समकक्ष रखा जाता है और हिंदी का मेघदूत भी इस काव्य को कहा जाता है। आंसू शुद्ध लौकिक प्रेमानुभूति का काव्य है, विप्रलंब काव्य है। इसमें युवक हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों को विराट बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। लहर को यदि देखें तो 1933 ईस्वी में आता है और 33 कविताओं का संकलन है। इंद्रधनुषी संकलन, प्रेम की कविताएं हैं और साथ ही रहस्यवादी कविताएं भी इसमें मिलती है। भाषागत परिष्कृति लगातार जो काव्य संकलनों में दिखाई दे रही है। लहर तक पहुंचते पहुंचते कवि अपने मन को संयमित करने लगता है, जो कि आंसू और झरना में जो अवश्य मन दिखाई देता है वहाँ ये संयमित होता हुआ जान पड़ता है। यहाँ पर कवि जीवन की व्यथा वेदना को सहन करने से ऊपर उठकर प्रेम की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसमें भावनाओं का आवेग और घनीभूत पीड़ा का अभाव है और जो जनजीवन है, समाज है, उसमें करुणा का प्रसार किस प्रकार किया जाए वो इस काव्य संकलन में दिखाई देता है। कामायनी जो है प्रौढ़ कृति है, 1935 में इसका प्रकाशन माना जाता है। प्रौढ़ कृति है, 15 सर्गों का जो 15 सर्गों में बटा ये विशाल महाकाव्य माना जाता है और इसके जो सर्गों का क्रम है वो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये इन सर्गों में बटा हुआ है। कामायनी की कथा वस्तु का यदि आधार देखें तो ऋग्वेद से आधार लिया गया है। इसी तरह उपनिषदों में देखें तो छांदोग्य उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो वहाँ शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत जो है ये उपजीव्य रहे हैं। कामायनी की कथा की आधार वस्तु को यदि हम देखें तो और घटनाओं को देखें तो वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई हैं। इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन मिलता है, शिव दर्शन का, अरविंद दर्शन और गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। कामायनी का मुख्य रस या अंगी रस यदि देखें तो शांत रस या निर्वेद रस है और मुख्य छंद यदि देखें तो ताटक छंद का प्रयोग किया गया है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा मुख्य पात्र हैं। मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार 4 मुख्य पात्र हैं और इसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक यहाँ पर नजर आते हैं। और कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कही है। तो यहाँ पर यदि सर्ग देखें तो
चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद जो सर्ग हैं उसमें आला छंद का प्रयोग है। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा सर्ग में लावनी छंद है। संघर्ष सर्ग में रोला छंद है। आनंद सर्ग में सखी छंद है और वासना सर्ग में रूपमाला छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर नगेंद्र इसे मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहते हैं, तो ये प्रौढ़ कृतियों में शामिल है। प्रसाद ने जो ख्याति काव्य के क्षेत्र में प्राप्त की, नाट्य के क्षेत्रों में उससे बढ़कर उन्हें ख्याति मिली है। नाटकों में प्रसाद ध्रुव माने जाते हैं। ध्रुव कैसे कि जिस प्रकार कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, वहीं नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। और प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के बहाने अतीत को वर्तमान पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इतिहास को लेकर उसे जातीय संस्कृति बोध से जोड़ते हुए उसे आधुनिक बोध के साथ वे नाटक में चित्रित करते हैं। कुल 12 नाटक उन्होंने लिखे हैं, जिसमें सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। तो यदि सज्जन नाटक देखते हैं तो 1910 ईस्वी में सज्जन नाटक का प्रकाशन होता है और इसकी कथा महाभारत से ली गई है, जिसमें चित्ररथ द्वारा दुर्योधन आदि के पकड़े जाने पर अर्जुन से उन्हें मुक्त कराने में युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन किया गया है। इसके बाद कल्याणी परिणय जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें यदि देखा जाए तो चाणक्य की चाल, सेल्यूकस का अभिमान और कातरता और चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य दिखाया गया है। करुणालय जो है गीति नाट्य के रूप में 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है और प्रसाद की काव्य जगत में होने वाली स्वच्छंद प्रवृत्ति की यह प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें प्रकृति का चित्रण भावात्मक है तथा संवादों में भी वे सभी गुण हैं जो नाटक में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रचना के रूप में सामने आती है। इसके बाद जो विशाख नाटक है वो 1921 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें नाट्य कला के दर्शन होते हैं और चरित्र निर्माण जो है पात्रों का वो भी सुंदर है। इसके पश्चात अजात शत्रु का प्रकाशन होता है यदि देखा जाए तो, और अजात शत्रु के पश्चात जन्मेजय का नागयज्ञ नामक नाटक प्रकाशित होता है, जिसकी कथा भी पौराणिक युग से ली जाती है। 1926 में कामना जो नाटक है वो प्रकाशित होता है और ये मनोविकारों के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित एक सफल रूपक है। कामायनी की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक मनोविकारों को मूर्तित करता है, तो ये तथ्य ध्यान रखें। इसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अभिधा भी दी गई है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान रखना चाहिए। 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त नाटक प्रकाशित होता है, जिसमें प्रसाद की नाट्य कला का सुंदर निदर्शन मिलता है। कथा वस्तु की जटिलता तो मिलती ही है, लेकिन चरित्र चित्रण सफल और स्वाभाविक है। इसके पश्चात एक घूंट जो नामक नाटक सामने आता है स्कंदगुप्त के पश्चात। जो चंद्रगुप्त नाटक है वो 1931 में सामने आता है और जो ध्रुव स्वामिनी है इसके 2 वर्ष पश्चात 1933 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जिसमें 3 अंक हैं और भारतीय और पाश्चात्य जो नाट्य कला है उसका मिला जुला रूप वहाँ पर सामने आता है। तो ये महत्वपूर्ण नाटक संसार है, नाट्य संसार है प्रसाद द्वारा रचित। प्रसाद की कहानियां हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी पहली कहानियों में ब्रह्मर्षि और पंचायत नामक कहानियां समावेशित है, जो कि पौराणिक कलेवर की, पौराणिक ढंग की ये कहानियां हैं। और इनके यदि महत्वपूर्ण संकलन देखे जाए तो वो छाया, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी और इंद्रजाल है। आंधी छूट गया है, तो ये 5 संकलन मुख्य हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यदि इनके प्रकाशन वर्ष देखें तो छाया का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है।
प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में प्रकाशित होता है संकलन। इसके पश्चात आंधी 1929 में आता है और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित होता है। तो ये महत्वपूर्ण काव्य संकलन है और कहानी कला का संपूर्ण निर्देशन कराने के लिए यदि देखें तो आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, बेड़ी और देवरथ कहानियां प्रमुख कहानियां हैं। ये कहानियां ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की हैं, महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कला की दृष्टि से प्रसाद की सभी कहानियों में घटना और संवाद की गूढ़ व्यंजना, चित्रण कौशल तथा रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय को प्रस्तुत करती हैं। तो महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उपन्यासों की बात करें तो 3 उपन्यास प्रसाद ने लिखे हैं। इसमें से 2 पूर्ण हैं, 1 अपूर्ण है, कंकाल, तितली और इरावती। तो पहला उपन्यास जो है कंकाल 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये उनकी प्रौढ़ कृति है और इस उपन्यास में लेखक ने समाज में धर्म के ठेकेदार बनने वालों पर करारी चोट की है। इसका वर्णन सजीव है। दूसरा उपन्यास तितली है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसमें अभिजात्य परिवार और साधारण गृहस्थों के जीवन का सफल चित्रण है। तीसरा इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि अपूर्ण है और इसे प्रसाद जी पूरा नहीं लिख सके। उपन्यासों के अलावा निबंध भी लिखे हैं, जिसमें प्रसाद के निबंध 3 प्रकार की कोटियों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें साहित्यिक निबंध हैं, यदि देखा जाए तो समीक्षात्मक हैं और ऐतिहासिक निबंध हैं। यदि इन निबंधों की बात करें तो आर्यावर्त का प्रथम सम्राट और दशराज युद्ध जो है जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की सर्जना जयशंकर प्रसाद ने की है। तो यदि जयशंकर प्रसाद को देखें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी नजर आते हैं, विविध वर्ण नजर आते हैं। उनके व्यक्तित्व में भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध सभी क्षेत्रों में प्रसाद अपनी लेखनी चलाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रसाद का व्यक्तित्व महान था, उनका चिंतन पूर्ण था और गंभीर था। उन्होंने जो साहित्य लिखा था वह आगे के कलाकारों का पथ प्रदर्शन भी करता है। तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने जाना, उनकी कमायनी और उनके जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।